गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट 3 के राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आज के पहले राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांतों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहास और विकासवादी सिद्धांत। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अब तक जो 3 सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ा है, उन तीनों की तुलना में सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक आपका 1 नंबर के क्वेश्चन की दृष्टि से और 5 नंबर क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने पहले ये चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग इस टॉपिक को 3 आधारों पर हम लोगों को पढ़ना है। समझौते के सिद्धांत के समर्थक कौन है, इस सिद्धांत की मान्यता क्या है और इसकी क्या आलोचना है, उसको पढ़ना है। यदि इन तीनों आधारों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पढ़ लिया, तो ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत पूरी की तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत के समझ चुकी है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधुनिक जरूर है, लेकिन प्राचीन व्यवस्था में भी इसकी मान्यता थी। कुछ धार्मिक किताबों में भी सामाजिक समझौते सिद्धांत की चर्चा की गई थी। ऐसा नहीं कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा केवल धार्मिक पुस्तकों में की गई, इस सिद्धांत की भी चर्चा धार्मिक पुस्तकों में की गई है। जैसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत में महाभारत के शांति पर्व में कहा गया कि मनुष्य ने अराजकता को दूर करने के लिए मनु को अपना राजा बनाया। अर्थात अराजकता स्थिति से निपटने के लिए मनुष्य ने समझौता करके मनु को अपना क्या बनाया, राजा बनाया। अर्थात महाभारत के शांति पर्व में सामाजिक समझौते सिद्धांत का क्या किया गया, समर्थन किया गया। इसके बाद कौटिल्य ने भी किया है, सोफिस्ट वर्ग ने किया है, एपिक्यूरियन विचारधारा ने भी किया है, रोमन विचारकों ने भी किया है, और मध्य युग में मैनगोल्ड, थॉमस एक्विनास ने भी किया है, और वर्तमान में रिचर्ड हुकर, ग्रोसियस, एस्पिनोजा ने भी किया है। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे प्रमुख विचारक हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत का, वह है हाब्स लाक रूसो। यहां हम सभी के विचारों को नहीं, केवल हाब्स लाक रूसो की जो मान्यता है सामाजिक समझौते के संदर्भ में, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। एक कॉमन बात है, जितने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत को देने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने मानव के इतिहास को 2 भागों में बांट के देखा। एक वह भाग जो राज्य बनने के पूर्व, जिसको प्राकृतिक अवस्था का काल कहा गया है, और दूसरा वह जो राज्य बनने के बाद नागरिक जीवन के काल को कहा गया है। सभी समझौतावादी सिद्धांतकारों ने मनुष्य के इतिहास को 2 भागों में बांटकर बताया। तो देखिएगा हाब्स में क्या है। हाब्स ने बताया कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, राज्य के उत्पन्न होने से पहले की जो अवस्था थी, वह प्राकृतिक अवस्था थी, और उस प्राकृतिक अवस्था में स्थिति क्या थी, इसने बताया कि जो मनुष्य का स्वभाव है वह स्वार्थी और अहंकारी था। मनुष्य का स्वभाव अहंकारी और स्वार्थी होने के कारण प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे से ज्यादा ये संघर्ष करते थे, एक दूसरे से टकराहट करते थे, अराजकता की स्थिति और भय का वातावरण हमेशा बना रहता था। इस स्थिति को दूर करने के लिए ही लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, ताकि यह समस्या उनकी क्या हो, दूर हो सके। समझौता कैसे हुआ, तो सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता किया और अपने सारे प्राकृतिक जो उसके अधिकार थे, वह अधिकार किसी एक व्यक्ति या सभा को सौंप दिया। प्रश्न इसमें इस तरीके से पूछता है कि क्या हाब्स के समझौते में शासक और व्यक्ति दोनों शामिल थे? नहीं, शासक शामिल नहीं थे। व्यक्ति आपस में समझौता करके शासक का निर्माण किए, राज्य का निर्माण किए। इसलिए हाब्स के समझौते में केवल व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ है, व्यक्ति और राजा के बीच में समझौता नहीं हुआ। ध्यान रखना है कि हाब्स के समझौता जो हुआ वह केवल व्यक्तियों के बीच में हुआ है, शासक और व्यक्ति के बीच में नहीं हुआ। और यह समझौता केवल एक समझौता हुआ है। ठीक है, अब हाब्स के बाद हम लोग दूसरे विचारक की बात करते हैं, तो उसमें है लॉक। लॉक ने भी बताया कि सामाजिक समझौता करने से पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, लेकिन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वह हाब्स की प्राकृतिक अवस्था की तुलना में बहुत अंतर रखता है।
लाक का मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था था वह प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का स्वभाव सामाजिक होने के कारण, सहयोगी होने के कारण काफी सुखमय था। वह किसी प्रकार की परेशानी वाला व्यवस्था नहीं था। उसमें व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे। इनकी जीवन जो चल रही थी वो प्राकृतिक नियमों के आधार पर चल रही थी। तो लाक ने कहा कि क्या दिक्कत हुई कि फिर लोगों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। लाक का कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था भले ही सुखमय थी लेकिन उसमें काफी दिक्कतें भी थी। उसने 3 प्रकार की दिक्कतों की चर्चा किया है जिसके कारण मनुष्य ने विवश होकर प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक नागरिक समाज में आने का प्रयास किया। पहले दिक्कत की चर्चा करते हैं, फिर उसकी सामाजिक समझौते की चर्चा करते हैं। लाक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी सुखमय तो थी, लेकिन परेशानी क्या था? परेशानी का 3 कारण था। पहला, प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। प्राकृतिक नियमों से व्यक्तियों का जीवन का संचालन तो हो रहा था लेकिन उसकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। दूसरा था, जो प्राकृतिक नियम थे उसकी व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं था। प्राकृतिक नियमों में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो उसको समझाने वाली कोई न तो सभा थी ना ही कोई योग्य व्यक्ति था। दूसरी दिक्कत थी। तीसरी दिक्कत यह थी, नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं था। प्राकृतिक नियम आप मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, हमारी मन किया तो नहीं माने, आपकी मर्जी किया तो नहीं माने। ऐसा इस तरीके की दिक्कतें प्राकृतिक अवस्था में थी। और यदि कोई फोर्सफुली शक्ति नहीं था जिसके कारण प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा था। तो प्राकृतिक अवस्था को लाक ने बताया कि 3 कारणों से लोगों ने क्या किया, समझौता करके उसे दूर करने का प्रयास किया। पहला, प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति या सभा नहीं था। और तीसरा, नियमों को पालन करवाने के लिए कोई एक शक्ति नहीं थी। इस कारण लोगों ने समझौता करके प्राकृतिक अवस्था को दूर किया और नए राज्य का निर्माण किया। यहाँ हम एक चीज जान लेते हैं कि हाफ्स जहाँ एक समझौता करा के राज्य का निर्माण कराता है, वहीं जो लाक है, लाक में 2 प्रकार की समझौता होती है। लाक की जो प्राकृतिक अवस्था है क्या है? पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं है, क्योंकि लोग सामाजिक अवस्था में रह रहे थे। लेकिन हाफ्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों था। तो लाक के बारे में, लाक के प्राकृतिक अवस्था को पूछता है कि क्या यह पूर्व सामाजिक था या पूर्व राजनीतिक? तो पूर्व सामाजिक नहीं, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक तो था, पूर्व राजनीतिक नहीं था। समझौते के बाद जो है राजनीतिक हुआ। तो लाक में कितने प्रकार की समझौता हुआ? तो लाक बताता है कि 2 प्रकार का समझौता हुआ। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। लाक का जो समझौता था 2 प्रकार के समझौता था। लोगों ने पहले प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर समाज की स्थापना किया। प्राकृतिक अवस्था को कैसे त्यागा? कि प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक अधिकार लोगों को मिला हुआ था, लोगों ने उसे त्याग दिया और त्यागने के बाद उसने एक समाज की स्थापना की। फिर दूसरा जो समझौता किया वह शासक और शासितों के बीच, एक शासक बना दिया गया और शासित बना दिया गया। शासक और शासितों के मध्य में व्यवस्था को संचालित करने के लिए, प्राकृतिक नियमों को पालन कराने के लिए, इनको मिले हुए जो प्राकृतिक अधिकार उसको कैसे सुरक्षा की जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में शासक और शासितों के मध्य में समझौता हुआ। यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि हाफ्स में शासक और शासित के मध्य समझौता नहीं हुआ था, केवल व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था। लाक में शासक और शासितों के बीच में समझौता हुआ था। हाफ्स में 1 समझौता हुआ था, लाक में 2 समझौता हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूसो की समझौता। रूसो ने भी प्राकृतिक अवस्था की चर्चा किया। प्राकृतिक अवस्था उसी प्रकार था जिस प्रकार लाक का था। ठीक है, लाक की जो प्राकृतिक अवस्था सुखमय थी, ठीक इसी प्रकार रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह भी सुखमय थी। लेकिन यह सुखमय प्राकृतिक अवस्था असुविधा में कैसे बदल गया, उसको रूसो ने बताया कि जब व्यक्ति की बुद्धि की विकास और संपत्ति की विकास होती है तभी जो है असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तेरे मेरे तमाम तरह की बड़े छोटे की धारणाएं जो है उत्पन्न हो जाती है और फिर अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। उसी समय जब संपत्ति का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, तब एक स्टेटमेंट दिया है रूसो ने, वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक बड़े भूभाग को बाड़े से घेर कर कहा यह मेरी भूमि है, और जिसके कथन को सभी लोग उन लोगों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। अर्थात कहने का मतलब यह है
कि रूसो ने कहा कि जब व्यक्ति के अंदर संपत्ति की भावना जगी तभी राज्य की उत्पन्न हुई। जैसे जिस किसी एक व्यक्ति ने बहुत बड़े भूभाग को कहा कि यह मेरा है और सभी लोगों ने इस बात को मान लिया, तो वास्तव में वही क्या था, वही वास्तविक समाज का जन्मदाता था। ठीक है, संपत्ति के विकास होने से अराजकता उत्पन्न हो गई। अब इस स्थिति से निपटने के लिए रूसो जो है क्या कराता, समझौता कराता। रूसो का यह समझौता लाख के समान ही समझौता, हाफ्स के समान ही समझौता था। इसमें भी एक ही समझौता होता है जिसमें व्यक्ति अपना संपूर्ण अधिकार समाज को सौंपता है। इसमें एक तरफ व्यक्ति होता है, दूसरी तरफ समाज होता है। समाज को संपूर्ण अधिकार सौंपता इसलिए है कि समाज के पास एक वास्तविक इच्छा होती है जिसको वह सामान्य इच्छा कहता है और वह कभी गलत नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति अपनी संपूर्ण अधिकार उसी समाज को सौंपता है ताकि वह समाज, वह संपूर्ण इच्छा वाला समाज व्यक्तियों को सही तरीके से शांति व्यवस्था और सुख सुविधाएं प्रदान कर सके। ठीक है, इसके बाद यह समझौता समाप्त हो जाता है हाफला ग्रुप्सों का। इसकी आलोचनाएं होती है, जो आलोचना काफी महत्वपूर्ण है। आलोचना में ह्यूम और हेनरी मैन ने इसकी आलोचना किया। ब्लंसली ने कहा यह अत्यधिक भयंकर है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत को ब्लंसली ने कहा अत्यधिक भयंकर है। ग्रीन ने कहा यह कपोल कल्पना है। वेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, एडमंड बर्ग ने भी इसकी आलोचना की है। लाइबर ने कथन दिया है कि इस सिद्धांत को अपनाने से अराजकता फैल सकती है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानने से और इसको समर्थन करने से वास्तव में कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज के वर्तमान युग में जो राज्य में रह रहे हैं उन्हें थोड़ी सी भी असुविधा होगी तो इसी बात का नारा देंगे कि हम प्राकृतिक अवस्था में चले जाएं, राज्य के बिना ही समाज सुखी रहा और समाज सुखी रह सकता है। इसलिए यह जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने वाला सिद्धांत है। दूसरी बात यह दिक्कत है कि समझौते सिद्धांत में वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति ने समझौता किया तो दूसरे व्यक्ति ने समझौता को कैसे स्वीकार कर लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी सभ्यता के समझौते को लोगों ने कैसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामाजिक समझौते का सिद्धांत समाप्त हुआ और अगला जो है, जो लास्ट वाला है मार्क्सवादी सिद्धांत, उसकी चर्चा हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अंतिम सिद्धांत है वह है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मार्क्स हैं और मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा कि अब तक का समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कई बार पूछा है कि यह जो स्टेटमेंट है मार्क्स के किस पुस्तक में लिखा गया है, तो मार्क्स के साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा अब तक का समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुरूप मार्क्स ने मनुष्य के विकास के इतिहास को दो अवस्थाओं में भी बांटा है। प्राकृतिक अवस्था जो राज्य विहीन थी और प्राकृतिक अवस्था के समाप्त होने पर जैसे ही राज्य का उत्पन्न हुआ उसके काल को इसने बताया कि जब राज्य उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि जब समाज में दो प्रकार के वर्ग बने, एक मजबूत वर्ग, एक कमजोर, आर्थिक दृष्टि से मजबूत वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग बना, तब जो है राज्य का उत्पन्न हुआ और यही वर्ग भेद के कारण राज्य उत्पन्न हुआ और राज्य जो है शक्तिशाली वर्ग के द्वारा कमजोर वर्ग का शोषण का भी यंत्र बताया गया। मार्क्स ने क्या कहा, राज्य और शासन शोषण का यंत्र। कैसे? तो जो राज्य है वास्तव में शक्तिशाली वर्ग के हितों के अनुरूप ही कार्य करता है और उसी के माध्यम से जो शक्तिशाली वर्ग है वह निर्बल पे शोषण का कार्य करता है। मार्क्स ने बताया कि एक समय आएगा कि जब निर्बल वर्ग बहुत बड़े वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और इसी निर्बल वर्ग का जो सर्वहारा वर्ग होगा उसकी एक तानाशाही स्थापित होगी। बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना। उसने कहा कि जो मनुष्य के इतिहास की गति को देखते हुए उसने एक भविष्यवाणी किया कि अतीत में भी राज्य में नहीं था और आने वाले समय जो भविष्य है वहां भी राज्य नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य शोषण के लिए अनवरत प्रयास करता रहेगा और इसी प्रयास में वह राज्य को एक दिन समाप्त कर देगा और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, जिसमें भविष्य में न तो राज्य रहेगा और न ही किसी प्रकार का शोषण रहेगा। जो मार्क्स है वह राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है, कहता है कि राष्ट्रवाद वास्तव में निर्बल वर्ग और कमजोर वर्ग और राज्य को शक्ति प्रदान करता है और राज्य जो है इसी राष्ट्रवाद के माध्यम से निर्बल वर्ग पे, किसान वर्ग पे, मजदूर वर्ग पे क्या करता है, शोषण का कार्य करता है। ये जो इसकी मान्यता रही राज्य के संदर्भ में
राज्य के संदर्भ में मार्क्सवाद की जो अवधारणा रही बिल्कुल नकारात्मक रही। उपरोक्त चारों जो सिद्धांत हैं वह राज्य के बारे में सकारात्मक अवधारणा को जन्म देता है, लेकिन मार्क्सवादी अवधारणा जो है राज्य के संदर्भ में नकारात्मक अवधारणा को जन्म देता है। ये बिल्कुल राज्य को नकारता है, लेकिन इसकी आलोचना होती है। मार्क्स ने जो राज्य के संदर्भ में सारी बातें कहा वह पूरी तरीके से सही नहीं है। राज्य को कहा गया कि वर्गीय विभेद के कारण पैदा नहीं हुआ। राज्य तो नैतिक संगठन है और राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु नहीं है, शोषण नहीं करता, बल्कि सर्वहारा वर्ग का क्या है, मित्र है। राज्य अस्थायी नहीं है, राज्य अतीत में नहीं था और भविष्य में नहीं रहेगा। ऐसे मार्क्स की जो भविष्यवाणी है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। राज्य अस्थायी नहीं, बिल्कुल अस्थायी है, आज है और भविष्य में भी राज्य रहेगा। राष्ट्रवाद की जिस तरीके की आलोचना मार्क्स ने कहा कि राष्ट्रवाद राज्य को मजबूत करता है और यह जो है कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग के लिए अहितकर है, तो बताया नहीं, वर्तमान जो वर्तमान समय है इसमें राष्ट्रवाद को महानतम शक्ति के रूप में माना जाता है। कि राष्ट्रवादी अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो सभी व्यक्ति, छोटे बड़े सभी को एक साथ एक समान मानकर उनको राज्य में रखा जाता है। ठीक, अब जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में पांचों सिद्धांत हमारी समाप्त हो गई है। इसके बाद का जो वीडियो होगा हम लोग का राज्य के कार्य का सिद्धांत होगा और राज्य के कार्य के सिद्धांत के बाद हमारा तीसरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम जो है समय समय पर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और बना के आपको दे